आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा। जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा और समिति के निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप होना चाहिए। और चौथा है, संविधान ऐसी समितियों के अध्यक्षों के निर्वाचन की रीत को उपबंधित करता है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, मैं सही कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि संविधान ऐसी समितियों के अध्यक्षों का निर्वाचन की रीत को उपबंधित करता है, यानी कि जो संविधान के अनुसार ही जिला योजना समिति के सदस्यों या अध्यक्षों के निर्वाचन की रीति उपबंधित की जाती है। क्योंकि प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिलों में पंचायत नगरपालिका के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को शामिल करेगी और जिला स्तर पर एक ऐसी विकास योजना प्रारूप करेगी जो जिसमें सभी लोगों का जो है भला शामिल हो। ठीक है, अधिनियम के अनुसार जिला योजना समिति के 4/5 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। तीसरा कथन जो है इसलिए सही है कि इस समिति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले के ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए इसका तीसरा कथन जो है सही है। ठीक है, लेकिन चौथा जो है कि ऐसी समितियों के अध्यक्षों के निर्वाचन की रीति संविधान उपबंधित करता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनकी जो रीति जो है उपबंधित जो है वो विधान मंडल करता है। ठीक है, विधान मंडल करता है, ना कि संविधान करता है। राज्य विधानमंडल इसके अलावा कई अन्य कार्य भी करता है, जैसे कि इन समितियों की संरचना हो गई, कि जिला योजना के संबंध में समितियों के सदस्यों के निर्वाचन की रीति हो गई, जिला योजना के संबंध में समितियों के कार्य हो गए, ऐसी समितियों के अध्यक्षों और चुनाव की रीति जो है विधानमंडल ही तय करता है, इसलिए इसका विकल्प डी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता या निरर्हता का कारण नहीं बनेगा। पहला है कि यदि कोई सदस्य स्वैच्छिक रूप से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए चुना गया था। दूसरा, यदि कोई सदस्य सदन में राजनीतिक दल के व्हिप के विरुद्ध मतदान करता है और ऐसे मतदाता को राजनीतिक दल के द्वारा 15 दिनों के भीतर क्षमादान न किया गया। तीसरा है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। चौथा है, यदि कोई मनोनीत सदस्य विधायिका का सदस्य बनने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तो कौन सा कथन जो है दल परिवर्तन की अयोग्यता का कारण नहीं है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, यदि कोई मनोनीत सदस्य विधायिका का सदस्य बनने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में जो है वो दल बदल को रोकने के नियम बनाए गए और 10वीं अनुसूची को 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है तो उसे संसद की सदस्यता से भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और किसी दल के अयोग्य घोषित किसी दल बदल के कानून के आधार पर उन्हीं व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिन्होंने यदि स्वैच्छिक रूप से उस राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर दिया है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए चुना गया है। जैसे कि अगर कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पर टिकट पर जीत कर सदन पहुंचता है और वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है तो वह
दल बदल के आधार पर सदन से भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। दूसरा यह है कि यदि वह अपने दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल के द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है और इसे इस कृत्य के लिए राजनीतिक दल के द्वारा 15 दिन के भीतर क्षमादान नहीं किया गया है, तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि भी तीसरा है कि यदि कोई निर्दलीय दल के रूप में निर्वाचित सदस्य अगर किसी दल में शामिल हो जाता है, ठीक है, शामिल हो जाता है, तब भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह की समाप्ति के बाद राजनीतिक दल के शामिल होता है तो उसकी सदस्यता पर कोई अयोग्यता का प्रश्न नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसकी अयोग्यता का कोई कारण नहीं बनेगा, इसलिए इसका जो है वो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि धन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है कि भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। कोई मंत्री और राज्यसभा का सदस्य व संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति विधारित कर सकता है, लेकिन उसे सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। चौथा है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। तो कौन सा जो धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि राष्ट्रपति किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति जाहिर कर सकता है, लेकिन उसे सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि केवल उसमें कुछ बातों का उपबंध दिया गया है, जैसे किसी भी प्रकार के करों का अधिरोपण, उन्मूलन, परिवर्तन या विनियमन, भारत सरकार के द्वारा उधार लेना, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या फिर ऐसे किसी निधि में धन जमा करना और उसमें से धन निकालना, और भारत की संचित निधि से धन का विनियोग, किसी खर्च को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर देना और ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, ठीक है। और जुर्माना वगैरह जो होते हैं या फिर कोई फीस होती है उसको धन विधेयक जो है उस धन विधेयक की श्रेणी में उन्हें नहीं आता है। धन विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक की श्रेणी में आते हैं। अतः कह सकते हैं कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है वो गलत है। धन विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में किसी भी न्यायालय या संसद में, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के द्वारा भी उसके इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो धन विधेयक का निर्णय राष्ट्रपति नहीं करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसलिए पहला कथन जो है गलत है, ठीक है। धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणीकरण आवश्यक है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रमाणित करने के बाद ही धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा जाता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को एक सरकारी विधेयक माना जाता है और इसे केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद, ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में विचार के लिए भेजा जाता है और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियां जो हैं वो सीमित होती हैं, जैसे कि वह धन विधेयक को अस्वीकृत और संशोधित नहीं कर सकती है, वह केवल सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा द्वारा विधेयक को 14 दिनों के भीतर सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा को भेजना अनिवार्य है और लोकसभा के द्वारा राज्यसभा की किसी भी या सभी या किसी भी अनुशंसा को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। या लोकसभा किसी भी अनुशंसा को स्वीकार कर लेती है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा संशोधित विधेयक को पारित मार्ग समझा जाता है। यदि लोकसभा किसी अनुशंसा को स्वीकार नहीं करती है
तो इस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा उसे मूल रूप में, जिसमें लोकसभा ने उसे पारित किया था, बिना किसी परिवर्तन के पारित समझा जाता है। यदि मान लेते हैं कि राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिनों के भीतर भी नहीं लोकसभा को वापस करता है, तो विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा उसे मूल रूप में पारित समझा जाएगा और जिस रूप में इसे लोकसभा के द्वारा पारित किया गया था। इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। और दूसरी ओर अगर साधारण विधेयक की बात करें तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। जब किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब या तो इस विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। विधायित मतलब रोक सकता है, लेकिन वह इस विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। आमतौर पर राष्ट्रपति किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति दे ही देते हैं, क्योंकि उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, लोक अदालतों के संदर्भ में विचार कीजिए कि लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, और दूसरा है, लोक अदालतों के पास न्यायालय में दायर किए जाने से पूर्व के मुकदमों के निपटारे का अधिकार होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। सी ऑप्शन का जो है वो सही है, क्योंकि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों में से एक है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, इसलिए पहला कथन जो है इसका सही है। लोक अदालतों के पास कुछ विवादों के संबंध में सुलह या समझौता कराने का अधिकार प्राप्त होता है, जैसे कोई भी मामला जो न्यायालय के समक्ष लंबित हो, कोई भी मामला जो किसी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो और ऐसे न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया हो। मतलब न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में तो आता हो, लेकिन न्यायालय के समक्ष अभी तक लाया नहीं गया है। इस प्रकार लोक अदालत न केवल न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों से, बल्कि उन मामलों का भी निपटारा कर सकती है जिन्हें अभी तक न्यायालय में दायर नहीं किया गया है, इसीलिए इसका दूसरा कथन भी सही है। लोक अदालतों के द्वारा दिए गए निर्णय को दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है, जो सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। इन निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। यदि कोई पक्ष लोक अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तभी ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु असंतुष्ट पक्ष जो है वो अपना मुकदमा दायर करने के अधिकार के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए एक मामला दायर करके उचित अधिकार क्षेत्र के न्यायालय में जाकर मुकदमे की कार्यवाही शुरू करने के लिए वह स्वतंत्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति या बीमारी के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति केवल 6 माह की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तीसरा है कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। और चौथा है, उपराष्ट्रपति का पद वरीयता अनुक्रम में भारत के प्रधानमंत्री के बाद आता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, अगर योग्यताओं की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हुआ। वह केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो। उपराष्ट्रपति जो है वो 2 स्तरों पर काम करता है, या वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करता है और भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। इस संबंध में उसकी शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं। वह राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान कार्य करता है। जब राष्ट्रपति के त्याग पत्र, महाभियोग, मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है और इस अवधि तक
नए राष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त जब राष्ट्रपति अनुपस्थित बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्य को करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक अब उसके कार्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख तक राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभालता है। इसलिए इसका बी कथन जो है सही है और पहला भी सही है। ठीक है, इस संदर्भ में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की उपलब्धियों की व्यवस्था नहीं की गई। भारत में जो उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी उपलब्धियों की व्यवस्था नहीं की गई है, उसे राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन मिलता है। ठीक है, 2018 में भारत सरकार ने राज्यसभा के पदेन सभापति का वेतन जो है 1,25,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इसलिए इसका सी ऑप्शन भी सही है। और वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का पद भारत के प्रधानमंत्री से पहले आता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है आएगा। अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यह संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है। हमारी भारतीय संसदीय प्रक्रिया जो है उसका एक भारत का ही एक प्रयोग है। तो इसका सही है, कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, ठीक है, बी ऑप्शन, केवल दो। मतलब इसका दूसरा ही ऑप्शन जो है सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात की जाए तो यह संसद में किसी सदस्य के द्वारा अविलंबीय सार्वजनिक महत्व के मामलों पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उस मामले पर उनसे एक आधिकारिक वक्तव्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अविलंबी सार्वजनिक महत्व के मामलों में किसी देश के भाग में अशांति, सीमा संकट, रेलवे दुर्घटनाएं, सार्वजनिक उपक्रम के बंद होने के मामले इत्यादि शामिल होते हैं। इसलिए पहला कथन जो है वो सही नहीं है। यह संसदीय प्रक्रिया में भारतीय नवाचार है और इसे 1954 से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, जबकि शून्यकाल के विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, कोई भी सदस्य किसी एक बैठक में 2 या 2 से अधिक ध्यानाकर्षण नोटिस नहीं दे सकता है, ये इस पर प्रतिबंध है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।